हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो उसके फिनोमिना के बारे में कि किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। आज हम लोगों को समझना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ हमारे पास लॉज हैं जो कि फिट होते ही हैं, और अगर ये लॉज फिट नहीं होते तो हमारे पास रिफ्लेक्शन जो हुआ वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हमारे पास दो लॉज हैं, उन लॉज को हम लोगों को पढ़ना है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिफ्लेक्शन के अंदर ये जो हमारे पास टॉपिक है पूरा रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्म में है हमारे पास ये लॉज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 नंबर में पूछे या कितने भी, लेकिन एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके यूटी में आए या आप लोगों से वाइवा में पूछ लिए जाए या कैसे भी पूछ लिए जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा इजी तरीके से समझने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में समझा था कि हमारे पास एक सरफेस होगी जो कि हमारे पास प्लेन मिरर या शाइनी या स्मूथ सरफेस हो सकती है या कोई हार्ड सरफेस हो। जनरली हम लोग प्लेन मिरर को ही लेंगे या हमारे पास कोई शाइनी या स्मूथ सरफेस होगी। तो उस सरफेस के ऊपर से लाइट रेज आएंगी और मतलब लाइट रेज उस सरफेस पर स्ट्राइक करेगी। कौन सी लाइट रे आएगी? इंसिडेंट रे आएगी और उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। जैसे कि इंसिडेंट रे है, इसके ऊपर स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फिनोमेना हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, इसके अंदर समझना है इसके लॉज। तो पिछले वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे हम लोग इस डायग्राम के अंदर जो हम लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को लॉज समझने हैं। तो उस डायग्राम को एक बार दोबारा बना लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक सरफेस में यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस होगी, शाइनी सरफेस होगी, हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास प्लेन मिरर हो गया। मान लेते हैं हमारे पास P और ये P, मैं प्लेन मिरर को P से डिनोट कर रहा हूँ, तो हमारे पास P और P डैश, ये जो हमारे पास पूरा प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेन मिरर। देखो, एकदम इजी तरीके से समझ लेंगे लॉज। सबसे पहला लॉ तो सबको याद हो ही जाता है या समझ में भी आ जाता है, लेकिन सेकंड लॉ में थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ टर्म ही ऐसा आ जाता है। तो प्लेन मिरर के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ गई इंसिडेंट रे। मान लेते हैं हमारे पास ये एक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारे पास है एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही आके हमारे पास लाइट रेज स्ट्राइक करेंगे। देखो, मैं यहाँ पे अब सारी टर्म्स को लिखूंगा नहीं, हम लोग बस समझते चलेंगे। हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आकर लाइट रे आई और यहाँ से स्ट्राइक करेगी। तो ये हमारे पास कौन सी लाइट रे है? इंसिडेंट रे है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, मैं इसको आई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास इंसिडेंट रे आई। इसके बाद ये जो इंसिडेंट रे आई और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक होगी। बाउंस बैक के लिए यहीं से ये इस तरीके से बाउंस बैक हो जाएगी। तो हमारे पास ये लाइट रे बाउंस बैक हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी रे थी? रिफ्लेक्टेड रे। इसको मैंने आर से डिनोट कर दिया। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो POI। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं हमारे पास हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टर्म हो गए। ये जो लाइट रे इंसिडेंट करी और रिफ्लेक्ट करी, इसके लिए देखो 3 टर्म हम लोगों ने समझ ली। एक हमारे पास थी उसके अंदर नॉर्मल, तो नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं। इधर हमारे पास एक नॉर्मल मान लेते हैं। देखो, जितने भी डायग्राम आप नोट्स में बनाना, प्लीज़ उसको स्केल की मदद से ही बनाना, क्योंकि लाइट के अंदर हम लोगों को स्ट्रेट लाइंस का ही काम है। अगर स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगी तो हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे वो एक तरह से एक्सेप्टेड नहीं माने जाते, ठीक है। तो स्केल का यूज़ करना एज पॉसिबल अगर आपको हो सके, ठीक है। तो हमारे पास ये इंसिडेंट रे हो गई, सॉरी ये हमारे पास नॉर्मल हो गया। तो इधर मैं इसको N से डिनोट कर देता हूँ। N से हमारे पास ये हो गया नॉर्मल इसके अंदर। अब इस नॉर्मल के साथ ही हम लोगों ने समझा था कि इसके अंदर जो बनते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो नॉर्मल के साथ बनते हैं। तो हमारे पास इधर एक एंगल बनेगा और इधर एक एंगल बनेगा। इस एंगल को हम लोग I से डिनोट करते हैं और इधर इसको हम R से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल जो होते हैं इनके बारे में ही सारी कहानी आज हम लोगों को इस लॉ के अंदर सबसे पहले समझनी है। तो पहला लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो सबसे पहला लॉ है, तो हमारे पास जो लॉज है, मैं लॉज की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। हमारे पास लॉज में जो पहला लॉ है, पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो इधर हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लैंग्वेज अगर हमारे पास एग्जाम में आता है तो हम लोग को रिटर्न में सिर्फ उसको लैंग्वेज में ही लिखना है। हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो हम लोग इधर इसको समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम लोगों को लैंग्वेज में ही लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाद में आप ऐसा भी डिनोट करके दिखा सकते हैं ब्रैकेट डाल के, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड लॉ भी हम लोग को अब देखना है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस लॉ में क्या हुआ, ये लाइट रे जो आती है, देखो नॉर्मल है, हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसा जनरली होता नहीं है लेकिन हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन है। इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल के साथ उसने जो एंगल बनाया वो है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो लाइट आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होगी, ठीक है, वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो जितने एंगल पर वो आती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगी। तो यही है पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जितने एंगल पर आके लाइट रे स्ट्राइक करती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जितने पे लाइट रे आकर स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल से लाइट रे वापस भी जाती है, मतलब बाउंस बैक जो होगी वो भी उतने ही एंगल के साथ होगी। मान लेते हैं ये 45 डिग्री पे हुई, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, मान लेते हैं 45 डिग्री पर आई और इसने स्ट्राइक करा। 45 डिग्री किसके साथ बना रही है, नॉर्मल के साथ बना रहा है, नहीं तो हम लोग गलती से प्लेन मिरर के साथ बना लेते हैं जो कि गलत है। नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल ये बनाती है, ठीक है। अब अगर ये 45 डिग्री पर आई है तो इसको रिफ्लेक्ट भी इतने ही एंगल पर होना होगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा नहीं कि 43, 44 या 44.9, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने एंगल पर आई उतने ही एंगल पर उसको रिफ्लेक्ट होना है, ठीक है। तो यही है हमारे पास सबसे पहला लॉ। पहला लॉ बहुत ईजी है, जनरली सबको पता होता है और कोई भूलता भी नहीं, इतना ईजी लॉ है, ठीक है। सेकेंड लॉ जनरली बहुत लोग भूल भी जाते हैं और कईयों को समझ में भी नहीं आता कि सेकेंड लॉ एग्जैक्टली है क्या। तो सेकेंड लॉ में एग्जैक्टली होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास 3 टर्म है। सबसे पहले इंसिडेंट रे, जो हम लोग जानते हैं ये इंसिडेंट रे है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आके स्ट्राइक करती है। दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारे पास जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करी पहले इंसिडेंट रे, और स्ट्राइक करने के बाद जो रे बाउंस बैक होती है दैट रे इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और तीसरी टर्म हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हमारे पास कौन कौन सी है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों की टर्म है, ये तीनों जो हमारे पास है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस लॉ को, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बस हो गई गड़बड़। सेम प्लेन से मतलब क्या है, सेम प्लेन से मतलब है एक ही सरफेस। जैसे कि मेरे पास ये पेपर है, ठीक है। अब मैं इस पेपर पर देख रहा है, हम लोगों ने इसमें ड्रॉ किया है इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी ड्रॉ करी है, ठीक है, और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल किसके ऊपर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, यानी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ही, ठीक है। तो टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। प्लेन मतलब जैसे हमारे पास एक पेपर है, ये पेपर मान लेते हैं एक प्लेन है, मतलब एक सरफेस है, ठीक है, एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं, सीधी सी बात है। इंसिडेंट रे भी इसी सरफेस पर है, पेपर पर ही है ना, और रिफ्लेक्टेड रे भी पेपर पर है, नॉर्मल भी मैंने पेपर पर ड्रॉ करा है, सिंपल है। इसको दूसरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर पे देखो प्लेन क्या होगा, प्लेन मेरा ये स्पेस होगा जो चारों तरफ है। मैं इस पेपर को प्लेन नहीं मानूंगा इस बार प्लेन जो होगा हमारे पास, ये जो स्पेस है ना चारों तरफ, ये स्पेस है,
ये है हमारे पास इंसिडेंट रे आई और इसने इधर स्ट्राइक किया, ठीक है। मान लेते इसने ये स्ट्राइक किया, हमारे पास ये नॉर्मल है तीसरी, ठीक है। तो हमारे पास दो हो गई, तो हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये है मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीन चीज़ें आपस में क्या है, एक ही प्लेन में, प्लेन मतलब ये जो चारों ओर स्पेस है ना, इस स्पेस में ही लाई कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई इधर है या कोई दूसरा इस तरीके से है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो यही है हमारे पास दूसरा लॉ, ठीक है। तो दूसरा लॉ यही कहता है कि एक ही प्लेन में तीनों के तीनों लाई करेंगे, चाहे वो इस कैसे भी स्पेस में हो या इस पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये भी पेपर के ऊपर है इंसिडेंट रे, नॉर्मल भी पेपर के ऊपर है, रिफ्लेक्टेड रे भी पेपर के ऊपर ही है। तो हमारे पास यही है हमारे पास सेकेंड लॉ। तो इसको हम लोग थियोरेटिकली लिख लेते हैं। तो इधर हम लोग लिखेंगे द इंसिडेंट रे कमा नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड जो हमारे पास थर्ड है वो है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सब के सब एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कौन कौन सी टर्म है हमारे पास, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो तीन टर्म है तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये हमारे पास है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये जो हमारे पास लॉज है सेकेंड जो हम लोगों ने देखा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया हमारे पास। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे भी एप्लीकेबल है और स्फेरिकल मिरर्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि दो तरह के मिरर हम लोग को मिलेंगे चैप्टर के अंदर, एक स्फेरिकल मिरर यानी स्फेरिकल सर्फेसेस मिलेंगी और प्लेन सर्फेसेस या प्लेन मिरर मिलेंगे। तो प्लेन मिरर पे भी लगते हैं और स्फेरिकल मिरर के स्फेरिकल सर्फेसेस के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास है उन सब पे अप्लाई होते हैं ये लॉज, ठीक है। उसके बाद इधर हम लोग लिख ही देते हैं इसको, these laws are applicable on reflecting surfaces और these laws are applicable on reflecting surfaces, और हम लोग लिख सकते हैं इधर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये स्फेरिकल सरफेसेस तो हमारे पास इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, स्फेरिकल मिरर पे भी लग सकते हैं या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है लॉज। तो ये हमारे पास हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के हमारे पास टाइप कौन कौन से कितने तरह के रिफ्लेक्शन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इधर हमारे पास सेकंड टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं, हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के टाइप हम लोगों को इधर आप समझने हैं। देखो आप बोलेंगे एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ टर्म बोली गई है, थोड़ा सा समझा दिया जाएगा और कुछ भी नहीं है, मतलब एलेबोरेट नहीं मिलेगा आपको। देखो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है और उसके अंदर जो भी है ना उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में भी उसके बाहर नहीं पूछा जाता, लेकिन बोलते हैं कि रिफ्रेशर से आ गया, कहीं रेफरेंस बुक से आ गया, तो आता है क्योंकि उसके अंदर वो टर्म दिया हुआ है और उसको वो समझाते हैं, लेकिन एक लाइन में वो देखते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से कितना मेहनत करते हैं।
हम लोग कितना समझने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट को। तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से ही दे दिया जाता है और वो हम लोगों को बाकी टेस्ट करते हैं कि हम लोगों को कितना आता है, या हम लोगों के पास जो टर्म वो उन्होंने एक सस्पेंस के फॉर्म में छोड़ दी गई है, उस टर्म को हम लोगों ने कितना उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से वो बुक के अंदर टॉपिक्स को दे भी देते हैं और एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं। तो हमारे पास उसमें से एक टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये टॉपिक एग्ज़ाम में वैसे तो मुश्किल है, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो दो तरीके रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, एक है हमारे पास रेगुलर और दूसरा होता है हमारे पास इर्रेगुलर। तो एक होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, वो अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इधर हम लोग डायग्राम बनाएंगे और इस पूरी थ्योरी को समझ लेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन में मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर बहुत सारी लाइट रेज आई, अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। इसके ऊपर ये 3 रेज आती हैं, ठीक है, 3 लाइट रेज आई। और ये जो लाइट रेज हैं तो ये इंडिकेशन बना देते हैं जिससे पता चल जाएगी ये इंसिडेंट रे हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है हमारे पास, इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल पर ये आई है, तो ये गई वापस, ठीक है। ये लाइट रे भी गई वापस और ये लाइट रे भी वापस गई। तो इस देखो इस तरीके से पूरा हो गया फिनोमेना, ठीक है। तो जितने एंगल पर ये आई इंसिडेंट रे उतने ही एंगल पे वापस चलेगी रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो सरफेस थी, ये जो हमारे पास सरफेस थी, देखो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी ऊपर, ये हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिरर था हमारे पास, सरफेस थी। इसमें क्या हुआ, रेगुलर में क्या हुई, ये सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, ठीक है। अब स्मूथ सरफेस है और शाइनी है, इसकी वजह से यहाँ जो रिफ्लेक्शन हुआ वो रेगुलर हुआ। रेगुलर मतलब ये जो लाइट रेज आई एक दूसरे के पैरेलल थी, पैरेलल होने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस की मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, ठीक है। तो ये भी पैरेलल होगी। अब ये हमारे पास किस वजह से हुआ, वो हुआ इस सरफेस के स्मूथनेस की वजह से, कि इसका टेक्सचर कैसा है, एक तरह से ये स्मूथ है ये रफ़ है। तो इसमें हमारे पास जो सरफेस थी वो स्मूथ थी। स्मूथ होने की वजह से इधर कोई भी जिगजैग पैटर्न नहीं बन रहा था। मैं इधर आपको अभी एक एग्जांपल भी दूंगा जिसकी वजह से ये इस तरीके का फिनोमेना रेगुलर पैटर्न शो कर रहा है। तो इधर कैसी सरफेस थी हमारे पास, लिख सकते हैं हम लोग, इधर स्मूथ सरफेस थी हमारे पास, स्मूथ सरफेस, स्मूथ और शाइनी। तो इस तरीके की हमारे पास सरफेस थी इसके अंदर। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों को देखना है, तो हमारे पास इसके अंदर स्मूथ और शाइनी सरफेस हो गई। दूसरा इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा हो गया, देखो एग्जाम्पल हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास प्लेन मिरर ही है, जो हम लोग जनरली घर में यूज़ करते हैं ना, वो मिरर हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इस रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। प्लेन मिरर, देखो ये आपको अच्छी तरह तब समझ में आएगा जब मैं इरेगुलर आपको बता दूंगा, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास एग्जाम्पल इसके अंदर स्टिल वाटर, ऐसा पानी जो ठहरा हुआ है, ठीक है, स्टिल वाटर, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास हो गए। अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में जब हम लोग इरेगुलर को समझेंगे। सेकंड हमारे पास है इरेगुलर। इरेगुलर या इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास है हमारे पास रिफ्लेक्शन के टाइप। तो इरेगुलर वाले में क्या होता है, हमारे पास स्मूथ सरफेस है, हमारे पास यहाँ सरफेस है, लेकिन ये जो सरफेस होगी ये स्मूथ नहीं होगी। या हम लोग पहले इसकी पॉलिश सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, हमारे पास पॉलिश सरफेस है, इधर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दूसरी जो सरफेस है वो इसकी इरेगुलर है, इरेगुलर पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का इसके अंदर इरेगुलरिटी है, मतलब कहीं सरफेस इसकी
नीचे है, कहीं ऊपर है, अप्स एंड डाउन्स है इसके अंदर, ठीक है। तो जिगजैग टाइप पैटर्न कुछ बन रहा है, इरेगुलर सरफेस है। इस इरेगुलरिटी होने की वजह से ये जो लाइट रेज आई, मान लेते हैं एक लाइट रे आई, ठीक है, दूसरी लाइट रे इसमें आती है, तीसरी फिर इधर आती है, तो इस तरीके से हुई। अब इधर रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, ये जो देखो एंगल जितना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इधर होगा, ये इधर गई, ये इधर चली जाएगी, ये लाइट रे इधर चली जाएगी, तो कहीं पर भी कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इधर क्या देखा, इसमें इरेगुलरिटी होने की वजह से जो पैरेलल आई है लाइट रेज, वो पैरेलल लाइट रेज भी जब रिफ्लेक्ट होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस स्ट्राइक करी सरफेस के ऊपर और रिफ्लेक्ट होती है, तो एक पैरेलल रेज में नहीं जाती, मतलब एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है या कैसे भी जा रही है, लेकिन पैरेलल नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी, क्योंकि ये जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है, एक स्मूथ सरफेस नहीं है, इसके अंदर कोई शाइनी सरफेस नहीं है, स्मूथनेस नहीं है। देखो शाइनी से फ़र्क पड़ता है कि रिफ्लेक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, स्मूथनेस से फ़र्क पड़ता है कि वो जो सरफेस है उसके थ्रू जो रिफ्लेक्शन हुआ वो रेगुलर है या इरेगुलर है। तो रेगुलर इरेगुलर का कारण क्या है, मेन वो है स्मूथनेस, ठीक है, स्मूथ है या रफ़ है। तो इधर कैसी सरफेस है हमारे पास, रफ़ सरफेस है, सरफेस में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स टाइप है, ठीक है। तो इधर कैसी सरफेस है, रफ़, तो इधर रफ़, या हम लोग लिख सकते हैं डल, दोनों तरह की सरफेस लिख देते हैं, रफ़ एंड डल सरफेस है, ठीक है। अब देखो आपको इस एग्जांपल के थ्रू दोनों ही समझ में आ जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है, मान लेते हैं हमारे पास जो एग्जांपल है वो हम लोग ले लेते हैं, इसके अंदर ट्री ले लेते हैं, एक ट्री, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमारे पास ट्री हो सकता है। अभी कैसे समझ में आ जाएगा, देखो दोबारा समझ लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। फाइनली इसमें क्या हुआ, पैरेलल लाइट रेज आई, पैरेलल लाइट रेज स्मूथ सरफेस में एकदम स्मूथ है, फ्लैट है एकदम, कहीं पे भी जिगजैग पैटर्न नहीं बन रहा, स्ट्राइक करेंगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट कैसे होंगी, जैसे पैरेलल आई थी वैसे ही पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्यों हो गई, क्योंकि स्मूथनेस थी, किसके ऊपर, सरफेस में स्मूथनेस थी, ठीक है। स्मूथनेस होने की वजह से अब इसके रिफ्लेक्शन हो गया, पैरेलल हो गई, ये जो पैटर्न बना ये रेगुलर पैटर्न बना, रेगुलर मतलब जैसा था वैसा ही रहा, ठीक है, कोई इरेगुलरिटी नहीं आई। एग्जाम्पल प्लेन मिरर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर में हम लोग जब अपना चेहरा या हम लोग अपनी बॉडी को देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, जैसा हमारी हम लोग रियल में दिखते हैं वैसे ही हम लोग इमेज में दिखते हैं, उसकी जो हम लोग इमेज देखते हैं उसमें भी वैसे ही दिखते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं है कि जो हमारे फिंगर्स हैं वो कुछ इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हो, नहीं आता ऐसा कुछ भी। अब भी इसके अंदर आपको अगर नहीं क्लियर होता तो दूसरा हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल इसके अंदर था स्टिल वाटर, ठहरा हुआ पानी, मतलब एक ऐसा पानी है जो एकदम ठहरा हुआ है, उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी वेव्स नहीं बन रही, वाटर के अंदर कोई भी वेव नहीं बन रही, ठीक है। अगर मैं उस वाटर के अंदर अपना चेहरा देखने की कोशिश करता हूँ तो उसके अंदर मुझे एग्जैक्ट वैसे ही इमेज दिखेगी जैसे मुझे प्लेन मिरर में दिखती है। अगर मैं उस वाटर में कोई कंकड़ मार देता हूँ, ठीक है, कंकड़ डाल देता हूँ, उसके वजह से क्या होगा, उसके अंदर वेव्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, उस वाटर के अंदर वेव बनेगी, वेव बनने की वजह से वाटर स्टिल नहीं रहेगा अब, ठीक है, उसके अंदर मूवमेंट आ गई, उस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, उसकी जो सरफेस होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि वेव बनेगी, वेव का मतलब ऊपर नीचे सरफेस हो जाएगी, तो उसके अंदर स्मूथनेस नहीं रहेगी, वो रफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो स्मूथनेस नहीं है मतलब वेव या अप डाउन आ जाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे रफ़ सरफेस हो गई। अब रफ़ सरफेस होने की वजह से क्या है, जो लाइट रेज आई, पैरेलल आने की वजह से भी वो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्ट करने के बाद भी जो रिफ्लेक्शन होगा वो लाइट रेज का पैरेलल नहीं होगा, मतलब जैसी रेज आई थी वैसा नहीं होगा, अब वो इंटरसेक्ट कर रही है या कैसे भी पैटर्न बना रही है, कोई भी इरेगुलरिटी शो कर रही है, डिफ्यूज्ड हो गई है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो मुझे इमेज उस वाटर के अंदर अब दिखाई देगी वो इमेज मुझे अपनी एग्जैक्ट वैसी नहीं दिखाई देगी जैसे मुझे प्लेन मिरर में दिखती है। अब ऐसा लगेगा जैसे कि चेहरा कुछ टेढ़ा मेढ़ा या होता जा रहा है, इरेगुलरिटी आ रही है चेहरे के अंदर। जैसे कि अब मैं अगर फिंगर को ही अपनी देखूँ, उस फिंगर को इस तरीके से देखूँ, रियल में मुझे इस तरीके से स्ट्रेट दिखेगी, लेकिन उस
वाटर के अंदर जिसमें मैंने कंकड़ मारा है, जिसके अंदर वेव्स बनी स्टार्ट हो गई क्योंकि उसके अंदर इरेगुलरिटी है, रफनेस हो गई है उसकी सरफेस में, तो उसके अंदर कैसे दिखेगी, ये जो उंगली है वो इस तरीके से हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, ठीक है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि पैरेलल लाइट रेज पैरेलल नहीं जा पाती, रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं हो पाती। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल। ट्री भी इस तरीके से, क्योंकि ट्री की सरफेस कैसी होती है, वो स्मूथ तो होती नहीं, वो रफ़ होती है। तो उस रफ़ होने की वजह से अगर हम देखो ट्री पे हम लोग अपनी इमेज तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन जो होगा लाइट रेज का वो इसी तरीके का होगा क्योंकि उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास 2 टॉपिक हम लोगों ने आज देख लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।